आज हम बात करेंगे क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन। जो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 शुरू किया था उसमें हमने देखा था फोर्स क्या होता है, फोर्स की यूनिट वगैरह, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स की डेफिनेशन ये सब देख चुके थे। और कल की वीडियो में हमने देखा था लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो हमें वही पढ़ना है कि आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो मैंने कल बताया था न्यूटन ने जो मोशन से रिलेटेड तीन नियम दिए थे, आप वो पढ़े थे। तीन नियम थे, हम फर्स्ट नियम कंप्लीट करके थोड़ा एक बार रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट नियम होता है आपका, जिसे आपने लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा था, ठीक है। पहला नियम था आपका, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते, ठीक है। तो अब देखो बात करते हैं, उसके बाद आपने लॉ ऑफ इनर्शिया देखा था। इनर्शिया आपने तीन टाइप का देखा था, इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन एंड इनर्शिया इन डायरेक्शन। देखो इनर्शिया का मतलब समझाया गया था कल, जब एक इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिससे वो अपने में चेंज होने का पोज करता है, ठीक है। इनर्शिया रेस्ट का मतलब क्या था, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है। बहुत सारे एग्जांपल के साथ कल समझाया गया, ठीक है, दोबारा नहीं समझा पाऊंगा। अब सेकंड है आपका इनर्शिया इन मोशन। इनर्शिया इन मोशन था, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है, ठीक है, उसके लिए एग्जांपल देखे थे। एंड उसके बाद आता है थर्ड होता है इनर्शिया इन डायरेक्शन, ठीक है। तो इनर्शिया इन डायरेक्शन मतलब कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन चलता है उसी डायरेक्शन चलना चाहता है, डायरेक्शन चेंज करके वो अपोज करता है। तो उसके लिए एग्जांपल देखें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की। न्यूटन सेकंड लॉ की, सेकंड लॉ। तो मैंने कल आपको बताया भी था, सेकंड लॉ क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया फोर्स बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, dv अपॉन dt। देखो भी पढ़ेंगे मोमेंटम क्या होता है, d से मतलब क्या होता है, d से मतलब चेंज होना, मतलब कितने समय में कितना मोमेंटम चेंज होता है, उसे कहा वो होता है अप्लाइड फोर्स के बराबर, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स के बराबर केवल कितने समय में कितना आपको मोमेंटम चेंज होगा। देखो मोमेंटम क्या होता है अभी अपने पढ़ेंगे आगे। मोमेंटम मैंने कल प्रूव करके बताया था आपको, बराबर चेंजिंग मोमेंटम होता है हमारा मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। ये फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, भी आगे पढ़ेंगे। तो मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी को क्या कहते हैं, मोमेंटम अपॉन में dt। तो बराबर में यदि मैं लिखूं इसे तो मैं लिख सकता हूं m तो आपका कांस्टेंट है, तो चेंज नहीं होगा ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगी। तो d ये बचेगा आपका dv अपॉन dt, ठीक है। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, बराबर m dv अपॉन dt। आपको क्वेश्चन नीचे क्या है, समय है, टाइम है, और ऊपर dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। d का मतलब चेंज, तो कितने समय में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, वही तो हमारा एक्सेलरेशन होता है। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था हमने, एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो कितने समय में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, हमारा एक्सेलरेशन है। तो m इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने कल प्रूफ करा था बराबर m, ठीक है। तो कल बताया भी था, यदि कोई आपसे कहता है कि न्यूटन के डेफिनेशन, वो फोर्स की डेफिनेशन कौन से नियम से मिलती है न्यूटन के, तो वो मिलती है दूसरे नियम से, जो आपने लिखा था कि फोर्स इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमें डेफिनेशन दी न्यूटन के सेकंड नियम से, और न्यूटन का फॉर्मूला जो फोर्स का फॉर्मूला है बराबर m, वो कहां से मिलता है, वो भी न्यूटन के दूसरे नियम से मिलता है, ठीक है। देखो एक दो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कल आपने फर्स्ट के लिए एग्जांपल, आपने एग्जांपल देखो देखा भी होगा आपने, जब आप कैच पकड़ते हो, मैच खेलते हो, जब आप कैच पकड़ते हो तो अपने हाथ को क्या पीछे की तरफ फैलाते हो, ठीक है। पीछे की तरफ फैलाते हो तो यदि डायरेक्ट पकड़ते हो तो चोट ज्यादा लगती है हाथों, लेकिन पीछे की तरफ ले आते हो हाथ को, क्या होता है, चोट कम लगती है। क्यों, क्योंकि जो बॉल आपके हाथों के कांटेक्ट में रही है वो वाली वैल्यू क्या है, बढ़ा, उसके लिए बढ़ा देते हो आप, ठीक है। आपको कल आपको मैं समझा प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल होता है कि यदि एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी नहीं बढ़ती है, कोई इनवर्सली होता है उल्टा, यदि एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। आपने क्या करा, बॉल को पकड़ा, बॉल हाथ पीछे की तरफ फैलाया, तो आपने क्या करा, टाइम के लिए तो क्या बढ़ा दिया, जब टाइम के लिए बढ़ गई तो ये क्या है, इनवर्सली है, इसका मतलब फोर्स में क्या है, घट जाएगी, इसलिए आपके हाथों में क्या चोट कम लगती है, ठीक है। उसके अपोजिट आपने एक एग्जांपल और देखा होगा आपने, जब बॉक्सर होते हैं, ठीक है, जब बॉक्सिंग करते हैं तो एक दूसरे को जब मारते हैं तो एक जब एक दूसरे दूसरे के मारते हैं तो वो अपना क्या चेहरा पीछे की तरफ कर लेता है, जब दूसरे सामने वाला मारता है तो अपना चेहरा पीछे की तरफ करता है। क्यों करता है, देखो जैसे जैसे को लगता है, जैसे लगता है तो होता क्या है, ये वाली टाइम पे लेके बढ़ा देता है, यदि वो डायरेक्ट लगता है उसके तो चोट ज्यादा लगती है, लेकिन जब ये हाथ पीछे की तरफ करता है तो टाइम पे क्या बढ़ जाती है उसकी, जब टाइम पे बढ़ जाएगी तो उसमें फोर्स क्या बढ़ जाती है, इसका चोट क्या है, कम लगती है, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल थे। और इसके बाद एक आपने देखा भी होगा,
एक आपने देखा होगा यदि किसी प्लेन पर गिर जाते हैं फ्लोर पर तो चोट ज्यादा लगती है, छत से मान लो किसी फ्लोर पर गिरे हैं तो चोट ज्यादा लगती है, लेकिन कहीं रेत में गिरते हैं तो चोट कम लगती है। क्यों? क्योंकि देखो जब फ्लोर पर गिरे हैं डायरेक्ट तो उसमें क्या हो जाता है, टाइम टेबल घट जाती है, तो लेकिन जब रेत में गिरते तो टाइम टेबल बढ़ जाती है कॉन्टैक्ट में, जब टाइम टेबल घट जाएगी इसमें तो फोर्स वैल्यू क्या बढ़ जाती है, तो चोट क्या है ज्यादा लगती है फ्लोर पर गिरने में। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जांपल थे। उसके बाद हम देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम देखेंगे, और भी आपके बुक में दे रखे हैं आप देख सकते हैं उसे। थर्ड लॉ देखो न्यूटन के तीसरे नियम को कहा जाता है एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन मतलब क्रिया एंड प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, मतलब यदि आप किसी ऑब्जेक्ट पर एक्शन करते हो तो वो ऑब्जेक्ट भी आप पर रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो उसे एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, तो देखो कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं, या फिर डेफिनेशन में आप कैसे लिखेंगे, यदि एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स लगाएगा बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, मतलब यदि मैं इस दीवार में फोर्स लगाता हूं तो दीवार अपनी जगह से नहीं हिली, क्यों? क्योंकि जितना फोर्स मैंने इस दीवार पर लगाया उतना ही फोर्स दीवार ने भी मुझ पे लगाया है। ठीक है, इसलिए दीवार अपनी जगह से नहीं हिलती है, तो ये क्या होता है एक्शन एंड रिएक्शन। आपने देखा चलते हुए आप क्या करते हैं, चलते हुए आप अर्थ को पीछे की तरफ धकेलते हैं और अर्थ आपको क्या है आगे की तरफ धकेलती है। ठीक है, या फिर जैसे आपने देखा नाव, नाव से जब कूदते हैं तो नाव को पीछे की तरफ धकेलते हैं तब आप आगे की तरफ जाते हो, तो ये सब इसके एग्जांपल है एक्शन एंड रिएक्शन के। या फिर जैसे रॉकेट जो लॉन्च होते हैं रॉकेट छोड़े जाते हैं वो भी एक्शन एंड रिएक्शन पे ही वर्क करते हैं, तो ये सब क्या था आपका न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, तीसरा में कहता है यदि कोई एक्शन करोगे किसी ऑब्जेक्ट पर तो वो आपका क्या रिएक्शन करेगा। उसके बाद बात करते हैं मोमेंटम की, जो भी आपने पढ़ा था। मोमेंटम देखो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है यदि कोई बॉडी, अब बॉडी है तो उसका अपना कुछ मास भी होगा, यदि कोई बॉडी मूव करती है, ठीक है, यदि मैं इस रॉक को फेंक देता हूं कुछ वेलोसिटी से तो इसमें मेरा मोमेंटम होगा। ठीक है, तो मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, p बराबर मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। देखो इसमें कंफ्यूज करते हैं, कभी कभी यहाँ a लिख देते हैं, मान f बराबर ma लिख देते हैं, लेकिन आपको f बराबर ma नहीं लिखना है, f बराबर mv लिखना है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं f बराबर तो ma होता है, लेकिन अपन ने मोमेंटम मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, मोमेंटम को मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, तो यदि मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन का है तो आपका क्या हो जाता है, वो फोर्स हो जाता है। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता था, मोमेंटम क्या प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल होता है किसी का ऑब्जेक्ट जो है उसका मास और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट का जिसका मास 10 किलोग्राम है वो स्पीड से जाता है, स्पीड आपको देखना है, वेलोसिटी देखनी है 50 मीटर पर सेकंड, तो यदि आपसे पूछना है कि इसका मोमेंटम कितना होता है तो मोमेंटम कैसे निकालेंगे, p बराबर मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, तो मास की मल्टीप्लाई वेलोसिटी का कितना आएगा 500। अब देखो बात आती है यूनिट कैसे लिखेंगे, तो यूनिट लिखना जरूरी होता है, यूनिट लिखेंगे हम, मास यूनिट क्या होती है किलोग्राम, मास यूनिट हो जाएगी हमारी किलोग्राम, और वेलोसिटी यूनिट पहले चैप्टर में सीखी थी क्या होती है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड की यूनिट होती है आपकी मोमेंटम की यूनिट होती है। उसके बाद नेक्स्ट समझते हैं इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, देखो इंपल्स होता है हमारा जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो थोड़े समय के लिए फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, इंपल्स को जे से डिनोट करते हैं, जे बराबर एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी। ठीक है, इंपल्स क्या होता है, इंपल्स होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर थोड़े समय के लिए फोर्स लगाया जाता है, वो हमारा होता है इंपल्स, जे से डिनोट करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला जे एफ बराबर, वो जे बराबर एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी। ये डेल्टा टी क्या होता है, फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे लिमिट वाला चैप्टर, मैथ में होता है लिमिट वाला चैप्टर। ठीक है, तो ये डेल्टा टी क्या है, स्मॉल के लिए डेल्टा लिखा जाता है, तो इसलिए डेल्टा टी लिखा हुआ है। यूनिट क्या हो जाएगी इसमें, देखो फोर्स यूनिट क्या होती है न्यूटन आप जान चुके हैं, और डेल्टा टी क्या है समय है, समय यूनिट क्या होती है सेकंड, टाइम यूनिट क्या हो जाएगी हमारी सेकंड, तो ये था हमारा इंपल्स। इसके बाद देखो न्यूटन के नियम, एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूं, हर एक स्टूडेंट को याद होनी चाहिए यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन के तीन नियम थे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, पहला नियम क्या कहता है, देखो हर एक को याद होनी चाहिए, दोबारा समझ लो चाहे। ठीक है, पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में जाएगा, यदि वो ऑब्जेक्ट कोई मोशन में है तो मोशन में जाएगा। ठीक है, तब तक जब तक आप उसको
कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाते हैं। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट नाम हो जाएगा, जिसे हम दूसरा नाम भी कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का मैंने समझाया था आपको। इनर्शिया क्या होता है, किसी वजह की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे वो होने में चेंज होने का अपोज करता है, उसे हम कहते हैं इनर्शिया। आपने देखा था इनर्शिया भी तीन टाइप का होता है। ठीक है, इनर्शिया तीन टाइप का होता है। एक होता है आपका इनर्शिया इन रेस्ट, शॉर्ट में इनर्शिया को आई लिख देता हूं, इनर्शिया इन रेस्ट। और एक था आपका इनर्शिया इन मोशन, और एक था आपका इनर्शिया इन डायरेक्शन। ठीक है, तो इनर्शिया तो समझ में आया। अब तीन टाइप का इनर्शिया, इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन एंड इनर्शिया इन डायरेक्शन। इनर्शिया इन रेस्ट क्या होगा, आपको नाम से भी पता है इनर्शिया का मतलब पता है, लेकिन रेस्ट में है इसका मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। ठीक है, कब तक, जब तक आप उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर देते, तो उसे कहा जाता है इनर्शिया इन रेस्ट। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने बताए थे, जो फ्रूट्स होते हैं, पेड़ की जब ब्रांच को हिलाया जाता है तो फ्रूट अपनी जगह से अलग हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि फ्रूट फ्रूट के जो फल थे वो रुके हुए थे, लेकिन वो रुकना ही चाहते हैं, लेकिन जब आप उन्हें हिलाते हैं उनकी ब्रांच को, वो क्या अपोजिट फोर्स लगाते हैं, मतलब आपके हिलाने का अपोज करते हैं। जब अपोज करते हैं तो क्या अलग हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ये इनर्शिया रेस्ट का एग्जांपल था। एक आपने देखा होगा, एक एग्जांपल आपसे बताया था, जैसे मान लो कोई गिलास है, गिलास टेबल पे रखा हुआ है, गिलास के ऊपर क्या रखते थे, एक पेपर रखते हैं, पेपर के ऊपर कोई कॉइन रखते हैं, कोई सिक्का रखते हैं, पेपर को खींच लेते हैं, तो कॉइन जो सिक्का होता है वो पेपर के साथ ना जाकर के क्या कहता है, गिलास में गिर जाता है। क्यों गिरता है, क्योंकि रेस्ट में था, ये रेस्ट में रहना चाहता है, किस वजह से, इनर्शिया रेस्ट की वजह से। ठीक है, और आपने देखा था यदि किसी कंबल को पीटा जाता है स्टिक से तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल बाहर में निकलते हैं, ये डस्टर है, इसे यदि फोर्स लगाएगा तो पार्टिकल क्या बाहर में निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, क्योंकि रेस्ट में थे, रेस्ट में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये, या फिर आपने देखा होगा यदि बस अचानक से स्टार्ट हो जाती है या मोटरसाइकिल कुछ भी है, तो ये अचानक से स्टार्ट होती है तो आप रुके हुए थे, लेकिन आप बस क्या आगे की तरफ लेकर ले जाना चाहती है, लेकिन आप क्या करोगे, उसका फोर्स करोगे तो आप क्या पीछे की तरफ गिर जाते हो। तो ये सब किसके एग्जांपल थे, इनर्शिया रेस्ट के। उसके बाद इनर्शिया मोशन का था, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। ठीक है, तो कल आपने देखा था जब बस के अचानक चलने से क्या होता है, यात्री जो है आगे की तरफ को गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं, क्योंकि बस आपका बस रुकी हुई सुंदर, बस ने आपका अपोजिट फोर्स लगाया है, लेकिन बस के आप कांटेक्ट में थे, आप क्या आगे की तरफ जा रहे थे, इसलिए क्या बस आपको पीछे की तरफ लेके जाती है, लेकिन आप उसका फोर्स करते हैं, आप आगे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये सब इनर्शिया मोशन का था। इसके वजह जैसा आपने देखा कि फैन को ऑफ करने के बाद फैन रोटेट करते रह जाते हैं। क्यों, क्योंकि फैन मोशन में थे, वो मोशन में रहना चाहते हैं, तो इनर्शिया मोशन के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, इनर्शिया डायरेक्शन में समझाया था, न्यूटन के नियम पढ़ लिए हमने, बाकी को नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।